कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर करेंगे रूस के कदम की, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी काफी हद तक ग्रेन्स पल्सेस में अभाव बढ़ते हुए देखे हैं। रूस ने यहां पर जो ब्लैक सी का ग्रेन एक्सपोर्ट है वहां से वापसी कर ली है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस टर्की ने कहा है कि वो जारी रखेंगे इस एक्सपोर्ट को, लेकिन एक इमीडिएट रिएक्शन, एक नीजक रिएक्शन हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है, जहां पर गेहूं के दाम 6% तक बढ़े हैं, मक्के के दामों में 2.5% की तेजी है। काफी हद तक यही हाल सनफ्लावर, सोया का भी है, जहां पर बढ़त के साथ कारोबार है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस की फेड मीटिंग इस हफ्ते है, और साथ ही साथ चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए हैं वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से यहां पर काफी कम है। साथ ही फेड की मूवमेंट से पहले सोने पर यहां पर फिर से दबाव बनता हुआ नजर आया है। सोने और चांदी दोनों में आज मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। कैसे करें इन सभी सेगमेंट्स में ट्रेड, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, साथ ही शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल से भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले यहां पर जो रशिया ने किया है, जहां पर उन्होंने बैक ट्रैक किया है क्रिमिया में जो वॉर हुई है, क्रिमिया में जो अटैक्स हुए हैं उसको लेकर, कुणाल आप कैसे देखते हैं, और किन किन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर फिलहाल इस कदम की वजह से नजर रखनी चाहिए? आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और भी इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। रशिया ने ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटी के एक्सपोर्ट को बैन नहीं करना चाहिए था। सो ये मूव के कारण वीट, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, मक्का, सनफ्लावर ऑयल और दूसरी मेजर कमोडिटी में अगर आप देखेंगे, ये तीन मेजर कमोडिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। और मेरी राय में इवन एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब में भी आपको एक स्पाइक आते हुए देखने मिल सकती है, क्योंकि इसके कारण अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इवन दो हमने सुना है स्टेटमेंट आते हुए कि एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा टर्की के द्वारा, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज सो इजी, बिकॉज नाउ इफ एक्सपोर्ट जारी रहता है तो वेसल को डैमेज हो जाता है, या ये वॉर में उसके वेसल के ऊपर अटैक होता है, ये सब प्रीमियम बिल्ड होना चालू हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक साइड पे जहां पे वेस्टर्न सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन नीचे लाने की ट्राई कर रही है, ये मूव से फूड इन्फ्लेशन शूट अप हो जाएगा, और जैसे एसेंशियल कमोडिटीज के भाव, ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे इससे। सो मैं ये इन्फ्लेशन देख रहा हूँ, इसके कारण ग्रेन्स के प्राइसेस और बढ़ेंगे। ऑलरेडी एक नीजक रिएक्शन हमने बाजार में आता हुआ देखा है। गेहूं के प्राइसेस जो खुले ही 5% ऊपर थे, फिलहाल 6.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो एक नीजक रिएक्शन यहां पर डेफिनेटली है। आपको बता दें कि इसी साल में $13, $13.5 पर बुशल का ऑल टाइम हाइज हमने गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनता हुआ देखा था। उसके बाद भारत ने यहां पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जिस तरह से इंडियन मार्केट्स में हमने गेहूं के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे, यहां पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं के प्राइसेस ऑन द हाई फिलहाल हैं भारतीय बाजारों में। इसके अलावा भी काफी सारी कंसर्न्स हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो ये रशिया का कदम है, जहां पर उसने हाथ खींचा है ये ब्लैक सी के ग्रेन एक्सपोर्ट के ट्रेड के ऊपर से, इसका कितना इंपैक्ट इंटरनेशनल वीट प्राइसेस पे बनता हुआ आगे जाके आप देखते हैं? यूक्रेन वापस बढ़ चुकी है और फिर वापस जो है मार्केट्स वॉलेटाइल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले आशा थी कि जो है यूक्रेन थोड़े बहुत सप्लाईज रशिया के साथ साथ एग्रीमेंट करेगा इंडियन मार्केट, सॉरी वर्ल्ड मार्केट पे। लेकिन अब जो है फिर वापस थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, और देखना पड़ेगा कि जो है अगले आने वाले 1-2 महीनों में किस तरह से वहां से शिपिंग होती है या नहीं। एंड अजय, इवन बिफोर ये सब हो रहा था भारतीय बाजारों में, तो हम बात कर ही रहे थे कि गेहूं के भाव यहां पर लगातार चढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक, सरकार के पास इनफ बफर स्टॉक नहीं है, दूसरा प्राइवेट ट्रेड के हाथ में गेहूं है, लेकिन वो भी अब यहां पर पर्याप्त लगती हुई नजर नहीं आती है। अब इन दोनों ही चीजों का साथ मिला के आपको क्या लगता है, इंडियन मार्केट्स में गेहूं के भाव कहां जा सकते हैं? देखिए, इंडियन मार्केट जो है इनवर्ड लुकिंग मार्केट है, क्योंकि यहाँ से ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा है ना कोई इम्पोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर सप्लाई कंस्ट्रेंट रहने वाली है आने वाले 2-3 महीनों में। और जब तक सरकार जो है कोई अनाउंसमेंट करके फिजिकल वीट का सेल स्टार्ट नहीं करती है, यहाँ पर भी मार्केट्स में काफी अनसर्टेनिटी है, और हर आदमी कवर करने की सोच रहा है आने वाले 2-3 महीनों के लिए, लेकिन जो है सेलर सामने आ नहीं है। किस तरह की डिमांड फिलहाल यहाँ पर बाजार में है? आपको लगता है सरकार की तरफ से हम यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन आता हुआ देखेंगे इंडियन मार्केट्स में, और किस तरह के प्राइसेस अब आपको नजर आते हैं दिसंबर एंड जनवरी एंड तक के लिए? देखिए, सारी इंडस्ट्री जो है वो सरकार के ऊपर उम्मीद लगाए बैठी हुई है आज की तारीख में कि कम से कम 3 से 4 मिलियन टन जो है सरकार आने वाले 2-3 महीने में रिलीज करेगी,
और ऑल ओवर इंडिया करेगी, खास तौर पर जो जहां पर वीट की पैदा नहीं होती है। एंड ये मार्केट स्लोली अगर सप्लाई कंस्टेंट रहा तो जो है 1-2% पर फोर्टनाइट जो है इंक्रीज हो सकता है। ऑलराइट, तो गेहूं की चिंता वहां पर है ही। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए अजय, वो बताने के लिए भी। तो क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह का सिनेरियो है, गेहूं के भाव और यहाँ पर चॉपी, वॉलेटाइल और तेजी के साथ कारोबार कर सकते हैं। भारतीय बाजारों में जैसे अजय ने कहा इनवर्ड लुकिंग मार्केट है। अगर तो सरकार 3 से 4 मिलियन टन यहाँ पर बाजार में छोड़ती है, खुले बाजार में, तो भावों में कुछ बहुत यहाँ पर हम एक कंट्रोल आता हुआ देखेंगे। अदरवाइज भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर गेहूं के भाव लगातार चढ़ सकते हैं। कुणाल, आप जैसे कह रहे थे कि गेहूं तो ऑफकोर्स एक पार्ट है, यहाँ पर खाने के तेलों की बात की जाए, मक्के की बात की जाए, ये कुछ और कमोडिटीज हैं जहां पर हमने तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए देखी है। कुछ बहुत इंडिया के इंपोर्ट्स बेहतर हुए थे यहाँ पर अगस्त सितंबर में। अक्टूबर में फिर थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर निकलती हुई नजर आई हैं। जैसे अजय ने कहा कि 1.5-2% की बढ़त पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेहूं में। क्या इसी तरह की ग्रेजुअल इन्फ्लेशन बाकी खाने की चीजों में भी एक्सपेक्टेड है? जी, ये बेसिकली एक साइड पे फेड पैसे निकाल के इन्फ्लेशन नीचे ला रहा है, और ये जो मूव्स है ये एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक फर्दर अपसाइड आपको एक जैसे आई कैन नॉट से इट विद द श्योरिटी दैट हर महीने बढ़ता रहेगा, बट जैसे जैसे शॉर्टेजेस फील होती रहेगी एग्रीकल्चर कमोडिटी में, शॉर्टेज में प्राइसेस का क्वांटम जो बढ़ने का है वो प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अगर ये यूक्रेन की और रशिया की सप्लाई मार्केट में हिट नहीं होती है तो उसके कारण प्राइसेस बहुत एग्रेसिवली शूट अप हो सकते हैं। सो आई जस्ट कीप माय फिंगर क्रॉस दैट ये डिसीजन रिवर्स किया जाए रशिया द्वारा। और अदरवाइज एग्रीकल्चर कमोडिटी, फूड मार्केट, ग्रेन मार्केट में तो बहुत और एडिबल ऑयल मार्केट में भी बहुत बड़ा अपसेट आ सकता है और प्राइसेस बहुत एब्रप्टली शूट अप हो सकते हैं। ओके, तो चिंताएं यहाँ पर फिर बरकरार और वापस आती हुई जहां तक खाने की चीज़ों के हाल हैं। लेकिन जब हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर और फ्यूल की भी यहाँ पर बात होती है। ऑफ कोर्स आज तो काफ़ी हद तक कुणाल यहाँ पर जिस तरह का चाइनीज़ डेटा आया है उसका कुछ असर हमने यहाँ पर तेल के भावों में आता हुआ देखा। तो इवन एज क्रूड ऑयल के प्राइसेस 95-96 के पास कंसोलिडेट हो रहे हैं। नेचुरल गैस में जिस तरह का उछाल आया है उसे आप कैसे रीड करते हैं? वेदर फोरकास्ट ये हफ्ते की जो आई है वो ज्यादा ठंडी की आई है, उसके कारण नेचुरल गैस के सो बेसिकली ये जो सीजन स्टार्ट होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और लास्ट फरवरी, नेचुरल गैस प्राइसेस इन यूएस जनरली मूव्स अप और डाउन ऑन द वेदर फोरकास्ट। द कोल्डर द वेदर द हायर द प्राइस एंड वाइस वर्सा। सो मेरी राय में ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और एक बार नेचुरल गैस के प्राइसेस आपको 530 तक के लेवल्स टेस्ट करते हुए दिखा सकते हैं। सो नेचुरल गैस में शॉर्ट पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए और लॉन्ग बेट्स इनिशिएट करनी चाहिए ये हफ्ते के लिए। ये तो बात हुई यहाँ पर एनर्जी की। एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं जहाँ पर शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था, लेकिन चाइनीज डेटा के बाद यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं करीबन 1 से 2.5% तक की मुनाफा वसूली। जिंक में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 2.5% तक की गिरावट है। कुणाल, सबसे पहले जिंक पे क्या राय है और बाकी मेटल्स पे अब क्या करने की एक्सपेक्टेशन? जिंक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जिंक इज अंडर परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज चाइना में स्टील का प्रोडक्शन घटा रही है गवर्नमेंट, जो हिसाब से रियल एस्टेट में से डिमांड कम हो रही है तो स्टील का प्रोडक्शन घट रहा है और जो जिंक की मेन डिमांड आती है वो स्टील को गाल्वनाइज करने में लगती है। सो इसी के कारण जिंक के प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहे। सो सबको लग रहा है जिंक एज कंपेयर टू कॉपर उधर का उधर ही है और जिंक 20 रुपया डाउन है तो जिंक बाय करिए। डोंट डू दिस मिस्टेक, जिंक प्राइसेस कैन गो डाउन फर्दर। चाइना का आज जो डेटा आया है वो बेस मेटल के लिए रेड सिग्नल है, 48.2 मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्रॉम 50, और अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है चाइना से कि उनकी ये जो जीरो कोविड पॉलिसी ये महीने में बंद होगी। सो जब तक ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना में कंटिन्यू रहेगी वहां पे ग्रोथ खराब होगा, रियल एस्टेट मार्केट के खराब है। लोग यूएस और यूरोप की टेंशन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन अभी डेवलप हो रही है चाइना में। the way manufacturing PMI are collapsing, so metals में तेजी नहीं करनी चाहिए। जिंक 255 252 के लेवल्स ये हफ्ते में आते हुए देखने मिल सकते हैं। कॉपर फॉर द सेम रीजन कैन गो डाउन इन टेस्ट 635 630। आउटलुक खराब लग रहा है अनटिल एंड अनलेस फेड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, डविश हो जाए, फेड की पॉलिसी है। सो वो टाइम पे एक बार आपको वेडनेसडे को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है इवनिंग सेशन में, and again from Thursday onwards we can review it, but the
trend is definitely looking weak for base metals. ऑलराइट और कुणाल, एक फाइनल सवाल, सोने चांदी में क्या करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि यूएस की फेड मीटिंग पर अब पूरा यहाँ पर फोकस आने वाला है, 75 बेसिस पॉइंट्स तो फैक्टर्ड इन है ही। कैसे अप्रोच करेंगे इस हफ्ते को ओवरऑल कमोडिटीज के साथ, एंड स्पेशली गोल्ड सिल्वर के लिए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हफ्ते में एक बार गोल्ड में गिरावट आपको देखने मिलेगी। 49,800 49,900 तक गोल्ड आएगा, वहां पे बाय कीजिए। 400-500 रुपए की गिरावट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में, 1,001 रुपए की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर में, बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग। लॉन्ग टर्म आउटलुक तेजी का ही है मेरा, बट फेड मीटिंग के कारण एक बार थोड़ा प्रेशर में आएगा, ऐसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों। ओके तो यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर वॉच करने हैं। और यूएस फेड की मीटिंग तो एक है, यूरोपियन बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग भी यहाँ पर इसी हफ्ते है, नॉर्वे की भी है, और भी ट्रेड डेटा यहाँ पर कनाडा से और चाइना से आने वाला है, तो बाजार उसके ऊपर भी यहाँ पर नजर रहेगा। लेकिन कुणाल ने आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजीज बना के दी हैं सभी कमोडिटीज के लिए। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कॉफी की अपने खास सेगमेंट कमोडिटी की चर्चा में। नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी की चर्चा में। और एनसीडीएक्स ने पिछले महीने अपने प्लेटफॉर्म पर कॉफी वायदा में ट्रेडिंग शुरू करी है। निवेशकों से कैसे रिस्पांस मिल रहा है, साथ ही कॉफी जैसी कमोडिटी के लिए डोमेस्टिक बेंचमार्किंग क्यों जरूरी है, देश में इसका कितना स्कोप है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के लुई डिफ्रे कंपनी के हेड ऑफ कॉफी अनुज अग्रवाल। अनुज नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। कॉफी क्लियरली एक ग्लोबल कमोडिटी है और इंडिया वाइल 3.5-4% इसका इंडिया का श्रेय है ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, और ओवरऑल बिकॉज ये ग्लोबल कमोडिटी है, क्या मायने और क्या फायदे हैं इसके इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए? First of all, thank you Manisha for inviting me to the session. I think कॉफी कॉन्ट्रैक्ट ये काफ़ी अच्छे टाइम पे लॉन्च हुआ है बाय NCDEX। कॉफ़ी का हार्वेस्ट दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइम पे लॉन्च करना इज़ गुड फॉर ए February, March, April कॉन्ट्रैक्ट्स। एज यू मेंशनड, कॉफ़ी एक ग्लोबल कमोडिटी है, बट डिस्पाइट इंडिया का लेस शेयर 3-4%, स्टिल जो कॉफ़ी मार्केट में वोलेटिलिटी है प्राइसिंग में इंडियन मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा रही है। इस साल हमने देखा है ऑलमोस्ट सीजन के स्टार्ट से अभी तक 30-35% प्राइस में वोलेटिलिटी रही है, प्राइस इंप्रूव हुआ है। इन द लास्ट 2 weeks prices have dropped down by almost 7-8%. So I think with this kind of volatility, market needs a benchmarking tool, needs a point of transparency and reference जिस पे वापस जाके देखा जाए। So what not better than a coffee contract? So and particularly India point of view से हम देखें तो thanks to the farming practices in India, इंडिया की कॉफ़ी जो है ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं आउटस्टैंड करती है, जिसके लिए काफ़ी प्राइस इन इलास्टिक डिमांड है। इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो सोलरली रिलाय करता है इंडियन कॉफ़ी पे। सो आई थिंक इन फैक्टर्स के कारण इंडिया के जो प्राइसेस हैं काफ़ी बार डिसोसिएट हो जाते हैं वर्ल्ड मार्केट से। सो आई थिंक विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनेशनल प्राइसिंग एंड द डोमेस्टिक फैक्टर्स, आई थिंक एक डोमेस्टिक बेंचमार्किंग टूल की ज़रूरत है, and that is being provided by this coffee futures contract. क्लियरली अनुज, जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ अब तक सिर्फ एक इंटरनेशनल बेंच प्राइसिंग हुआ करता था, बेंचमार्क प्राइसिंग जो हम आईस की तरफ से लिया करते थे, कितना इंपॉर्टेंट इंडियन रेफरेंस प्राइस रहेगा विद द फैक्ट कि जो हमारी कॉफी प्रोडक्शन है उसका 60 से 65% हम एक्सपोर्ट करते हैं? राइट, आई थिंक इंटरनेशनल प्राइजेस से अभी हम देखें तो एक काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन प्राइस मूवमेंट, बट एट टाइम्स हम देखते हैं कि इंडियन प्राइजेस डिसोसिएट विद द इंटरनेशनल प्राइजेस। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में फॉर एन एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी 110% है, तो जितना भी डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट यूजेस इंडियन कॉफ़ी। आपका 60 से 70% एक्सपोर्ट होने के बाद भी द कॉफी विच गेट्स एक्सपोर्टेड आउट, उसकी एक हार्ड डिमांड है फ्रॉम इंटरनेशनल बायर्स। अगर सप्लाई कम भी होती है, दे स्टिल कैन नॉट चेंज देयर ब्लेंड वेरी क्विकली, तो उनको इंडियन कॉफी पे रिलाय करना पड़ता है, जिसके कारण इंडियन प्राइसेस बहुत काफी बार डिसोसिएट हो जाते हैं वर्ल्ड मार्केट से। सो आई थिंक एक डोमेस्टिक प्राइसिंग का एक इंपॉर्टेंस वहां से क्रिएट हो जाता है वर्सेस द इंटरनेशनल प्राइसेस, बट स्टिल इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरेटिव ऑलमोस्ट अराउंड 80-82% का कोरिलेशन है इंडियन प्राइसेस में।
ओके, दैट्स क्वाइट अ बिट। और अगर हम इंडस्ट्री यहाँ पर देखें अनुज, किस तरह के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो कॉफ़ी यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एक सदर्न ग्रोन कमोडिटी है, लेकिन जैसे बाकी सारी कमोडिटीज़ भी हैं इंडिया में, बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है, बहुत ही छोटे बड़े ग्रोअर्स एंड ट्रेडर्स रिटेलर्स यहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे पार्टिसिपेशन में यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो वैल्यू चेन है वो काफ़ी लार्ज है। राइट। आई थिंक बाकी सारे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह जो कॉफी वैल्यू चेन है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट से। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, वेदर इट इज फार्मर्स और ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स लाइक अस, रोस्टर्स, सभी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में अपॉर्चुनिटीज रहेंगी पार्टिसिपेट करने के लिए, हेज करने के लिए उनके रिस्क को। फार्मर्स हार्वेस्ट से पहले अपना प्राइस हेज कर सकते हैं। काफी सारे डिसीजंस होते हैं फार्मर्स के लिए, कॉफी वॉश करें या अनवॉश्ड करें, कितना इनपुट डालें, ये सब डिसीजंस फार्मर आज के प्राइसेस के बेसिस पर लेता है। अगर उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा जिस पे वो हेज कर सकते हैं तो आई थिंक वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक्सपोर्टर्स काफी सारी कॉफी जो है वो फॉरवर्ड सेल करते हैं प्री सीजन, उनको एक प्राइस रिस्क कवर करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। रोस्टर्स की एक काफी सारी फॉरवर्ड डिमांड होती है जो वो बाय करके रख सकते हैं थ्रू दीस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो आई थिंक वेरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए, सबके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियरली। अनुज, आप कैसे देखते हैं इस बार की क्रॉप, क्या फंडामेंटल्स आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं? ग्लोबल ट्रेड कैसा है गिवन द फैक्ट कि इतनी सारी अनसर्टनिटीज फिलहाल इस बाजार में है, तो कॉफी को जो चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं वो सब क्या हैं? नहीं, आई थिंक काफी सारी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में, एज यू राइटली मेंशन्ड। ग्लोबल प्राइजेस लास्ट 2-3 हफ्ते में काफी ज्यादा हमने गिरावट देखी है ग्लोबल प्राइजेस में। विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडियन प्राइजेस में काफी ज्यादा वीकनेस आई है, ऑलमोस्ट 7 to 8% की वीकनेस रही है लास्ट 2-3 वीक्स में इंडियन प्राइजेस में। स्पेशली मैं रोबस्टा कॉफी की बात करना चाहूंगा जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड भी काफी सारी अनसर्टेनिटीज रहेंगी। डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहेगा, बट आई एम श्योर कि काफी सारी अनसर्टेनिटीज रहेंगी। वी आर जस्ट गेटिंग इनटू द हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट पे काफी सारा डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हार्वेस्ट देखने को मिलेगा। अभी फ्रॉम द क्रॉप पर्सपेक्टिव क्रॉप पॉजिटिव लग रहा है, जो कि हमने कॉफी बोर्ड से जो फिगर्स मिले हैं या फिर मार्केट में जो फिगर्स सुनने को मिल रहे हैं, क्रॉप कंपेयर टू करंट क्रॉप पॉजिटिव लग रहा है देखने के लिए। इसके अलावा अनुज, आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस कैसी देखते हैं जो एनसीडीएक्स ने यहाँ पर लॉन्च करी हैं फॉर अ स्मॉल ट्रेडर टू अ रिटेलर टू अ ग्रोअर टू अ कंपनी लाइक योर्स? क्या कुछ है यहाँ पर सबके लिए? आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो एक रोबस्टा चेरी एबी टाइप ऑफ कॉफी है, उस पे बेस्ड है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कॉफी। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एनसीडीएक्स किस तरीके से इसको फर्दर एनहांस करता है, वो बाकी टाइप्स को किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि मोर द क्वालिटी ऑफ द कॉफी दे अलाउ डिलीवरी ऑन द एक्सचेंज, ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो अभी एक टाइप ऑफ कॉफी से चालू किया है विच डेफिनेटली प्रोवाइड्स hedging facility for various participants, but going forward अगर NCDX बाकी सारी टाइप्स की डिलीवरी प्रोवाइड करता है, आई थिंक उससे लिक्विडिटी एनहांस करने में बेनिफिट मिलेगा पूरे मार्केट को। अनुज, आपने कहा कि 30 से 35% की वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर कॉफी में आते हुए देखी, आप इसे हेल्दी कहते हैं, और पिछले कई सालों में अगर हम वॉलेटिलिटी देखें तो किस तरह की रही है कॉफी में? आई थिंक कॉफी में वोलेटिलिटी काफी अच्छी रही है पिछले कई सालों में। इस साल कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी फॉर 30 to 35%, बट अगर हम लास्ट 2-3 साल की बात करें, प्री कोविड पोस्ट कोविड, तो इंडियन जो सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स हैं उसके कारण जो वोलेटिलिटी है प्राइजेस में वो काफी अच्छी देखने को मिली है। लास्ट ईयर हमने देखा था ब्राजील में जब ये फ्रोस्ट न्यूज वगैरह आ रहा था तो इंटरनेशनल प्राइजेस मूव्ड अपवर्ड्स, उसके कारण इंडियन प्राइजेस में भी काफी बढ़ावा आया था। तो आई थिंक लास्ट 2-3 साल में जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है, इट इज मच मोर कंपेयर टू द पास्ट। और आप कह रहे हैं डायरेक्शनल व्यू यहाँ पर कॉफी के भावों का नीचे जाने का है? मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो उस पर डिटरमाइन करते हैं और काफी अनसर्टेनिटी है टू बी ऑनेस्ट हियर। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है एज वी मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो जो भी देखने को मिले, आपकी राय यही है कि हेज करके जरूर काम करना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा बड़ी है, अनसर्टेनिटीज बहुत सारी हैं। बिल्कुल। आई थिंक जिन प्लेयर्स के लिए वेयर स्पेकुलेशन या फिर ट्रेडिंग ऑन द प्राइजेस मेन मोटिव नहीं है पैसे का, उनको बिल्कुल हेज करके चलना चाहिए। दैट पॉइंट इज वेल टेकन अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों के जो कॉफ़ी से यहाँ पर रिलेट करती हैं हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। तो वेल आपके लिए रिपीट कर दें कि कॉफ़ी का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर अब ट्रेड करने के लिए है। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, कॉफ़ी के स्टेक होल्डर हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर एक नई कमोडिटी है टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो। बहुत शुक्रिया अनुज अग्रवाल हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ आज कमोडिटी की चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।